हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ धर्मेंद्र प्रजापति। सर, आप लोग देख ही रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासेस टीचर्स ले नहीं पा रहे हैं प्रॉपर, लेकिन बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। जितने टीचर्स हो रहे हैं वो टीचर्स भी उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने भी एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर चलेगा, उसमें जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हैं उन बच्चों के लिए ये प्रेजेंटेशन है। अभी उनको सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ मई। सो उन्हीं को देखते हुए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आप पेपर के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है ये ओवरऑल बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे है। बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर पूरा प्रेजेंटेशन बनाया गया है। अब इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया, क्या पढ़ना है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जो पेपर में आता है और जो आएगा इस बार आरजीपीवी के पेपर में। आप देखिए, सब्जेक्ट है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, आज हम लोग पहले बेसिक सिविल पे ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग ओवरव्यू में हमको देखना, देखिए बेसिक सिविल में आपको पढ़ना है क्या। बेसिक सिविल में आप पढ़ोगे बिल्डिंग मटेरियल्स, सर्वेइंग, एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, मैपिंग एंड सेंसिंग। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपने यहाँ देखे हैं, ये आपको किस में पढ़ना है। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको पढ़ना है बेसिक सिविल एंड बेसिक सिविल में। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है जो पेपर में जनरली आता है। आप देखिए, पहले तो फोर्सेस है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स है, फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, ट्रासेस है, बीम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सारे वीडियोस आपको हमारे इस लिंक हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। आप लोग देखिए, अल्टरनेटिव जिस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए वो हमारे इस चैनल पे मिलेगा। चलिए मैं आज आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में पहला पोर्शन जो है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। और हाँ, जो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उनको हिंदी में भी मैंने इसमें प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आप उसका हिंदी में भी डेफिनेशन देख सकते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, अच्छे से पेपर करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम बिल्डिंग मटेरियल्स पे बात करते हैं और पहला मटेरियल हम देखते हैं। ठीक है, हम नीचे जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स में देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स जो है, बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या है। स्टोन है, ब्रिक्स है, लाइम है, सीमेंट है, मोर्टार है, कंक्रीट है, स्टील है, टिम्बर है, एल्युमिनियम है और गिलास है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहले स्टोन को पढ़ेंगे, फिर ब्रिक्स को पढ़ेंगे, फिर लाइम को पढ़ेंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो एल्युमिनियम और ग्लास है ये एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स में आता है। ग्लास का आपने देखा होगा डोर फ्रेम वगैरह, और एल्युमिनियम का भी जो फ्रेमिंग की जाती है, घर का जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसमें डोर विंडोज़ की जो फ्रेमिंग बनाई जाती है वो आजकल ग्लास और एल्युमिनियम की बनाई जाती है। तो वो एडवांस मटेरियल्स में है। जो बेसिक मटेरियल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप देखना, हम अगर स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम स्टोन के बारे में पढ़ते तो हमको कितनी चीज़ें उसमें पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार किया है बेटा मैंने, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे तो स्टोन में हमको कितनी चीज़ों को देखते हुए चलना, मतलब कितने पर्टिकुलर टॉपिक्स हमको कंप्लीट करने हैं स्टोन में। पहला वो है डेफिनेशन, दूसरा है उसका फॉर्मेशन, तीसरा है टाइप्स, फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन, फिफ्थ वन इज प्रॉपर्टीज, सिक्स वन इज टेस्ट्स और यूजेस। फर्स्ट इज डेफिनेशन, what is the definition of stone, and then formation, what is the formation of the stone, ये कहाँ से इसका ये स्टोन जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे इसका फॉर्म्ड हुआ है, कैसे इसको जाना, साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको हमने मतलब एक्सप्लोर हुआ है, ये कैसे खोजा गया, ये सब है फॉर्मेशन में। टाइप्स में कितने टाइप्स के स्टोन हमारे पास हैं। क्लासिफिकेशन में हमने स्टोन या रॉक्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाइड किया है। फिर प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, जिसमें जैसे बोलें वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेक्सचर, हार्डनेस, ये क्या है सब इसके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेक्सचर, हार्डनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये सब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स इसकी क्वालिटीज़,
ठीक है। और टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हम स्टोन पे करते हैं ये वो, ठीक है। उसके बाद यूजेस, कहाँ कहाँ हम स्टोन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक में स्टोन को उठाते हैं, स्टोन की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। स्टोन की डेफिनेशन क्या है? स्टोन की डेफिनेशन है बेटा, स्टोन इज़ अ हार्ड सॉलिड नॉन मेटेलिक मिनरल मैटर ऑफ द रॉक इज़ मेड स्पेशली एज अ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। स्टोन जो है एक नॉन मेटेलिक मिनरल मैटर है, ठीक है, जो कहाँ से मिला है हमें? रॉक से, ठीक है। स्पेशली ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, काय के लिए बनाया गया है स्टोन, क्यों बना है? वो मोस्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कहाँ यूज़ करना है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन दी गई है। हिंदी में ये है कि पत्थर एक कठोर ठोस गैर धातुक खनिज पदार्थ है जिसमें से चट्टान को बनाया जाता है। चट्टान और विशेष रूप से एक निर्माण सामग्री के रूप में यूज़ किया जाता है। स्टोन का आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, आप लोगों ने जनरली घर पे भी देखे होंगे पिक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, आपको ये चार्ट याद रखने हैं। अगर पेपर में आ भी रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन को बताइए, तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। चार्ट में क्या है, हमने स्टोन को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। 3 पार्ट में क्लासिफाइड करने पर पहला क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन फिजिकल और तीसरा क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जियोलॉजिकल को जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड, ठीक है। और थर्ड जो है इसको भी 3 पार्ट में, तीनों जो क्लासिफिकेशन है वो 3 सब कैटेगरीज हैं उसकी। जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में सिलिशियस, एग्रीलेशियस और कैलकेरियस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये हमने देखा, ये चार्ट देखो, हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का जो चार्ट देखा, इसमें इग्नियस रॉक कैसे बनी, सेडिमेंट्री कैसे बनी, मेटामॉर्फिक कैसे बनी, और स्ट्रेटिफाइड क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड क्या है, फोलिएटेड क्या है, सिलिशियस रॉक्स क्या हैं, एर्गिलेशियस रॉक्स क्या हैं और कैलकेरियस रॉक्स क्या हैं, इनके बारे में भी बता देता हूँ। पहले मैं बताऊँगा इग्नियस रॉक के बारे में। तो आपने ज्वालामुखी विस्फोट पढ़ा होगा। ज्वालामुखी विस्फोट मीन्स वॉल्केनिक एरप्शन आपने देखा होगा। तो वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है उसमें से जो लावा निकलता है वो जाके कहीं पे एक जगह पे स्टोर होके फिर वो मेल्ट, मतलब स्टोर होता है और फिर वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है उस जगह पे। तो जो एक बड़ा फॉर्म, मैसिव फॉर्म, जैसे ही लावा कंटिन्यू एक जगह पे स्टोर होगा और वहाँ पे स्टोर होने के बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तो वहाँ पे जो रॉक्स क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। देखिए These are formed by cooling of molten lava. Structure of stone depend rate the cooling of lava. ठंडा होने पर जो लावा, this lava cooling and form the igneous rock. इस igneous rock के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्रेनाइट और डोलेराइट। आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो आपने एक नेचुरल डिपोजिशन प्रोसेस पढ़ी होगी बचपन में, अगर 7वीं 8वीं में पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं अभी बता देता हूँ। नेचुरल डिपोजिशन प्रोसेस क्या होती है? जैसे ही प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे बारिश हुई, जैसे ही प्रेसिपिटेशन बारिश होती है और वो कहीं जाके किसी रॉक पे और कहीं जाके किसी पर्टिकुलर मटेरियल्स, मतलब रॉक्स के ही बोलेंगे, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स पे कंटिन्यूसली बारिश होती है तो वहाँ पे होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। उस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। क्या होता है? जब पानी पत्थर पे गिरता है तो पत्थर को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो जैसे ही पानी गिरेगा किस पे? रॉक्स पे। रॉक में क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स में रॉक टूटेगी, छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी और वहाँ पे कंटिन्यू पानी, जैसे ही कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है तो क्या होगा? पानी के कारण वो रॉक्स का जो मटेरियल है जो टूटा है वो क्या करेगा? बहेगा वहाँ से, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मास मूवमेंट। क्या बोलेंगे? मास मूवमेंट। जब वो पानी के कारण जो मास का मूवमेंट होता है और फिर वो वहाँ से बह के आएगा, तो जिस जगह से वो बहता जाता है, जिस जगह से वो बहता जाता है वहाँ से भी वो मिट्टी को इरोज करता जाता है, तो उसको बोलते हैं इरोजन। तो पहला पार्ट क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन। दूसरा पार्ट हुआ वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। और वेदरिंग के बाद जो तीसरा पार्ट हुआ वो हुआ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के बाद हुआ इरोजन। इरोजन के बाद हुआ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट हुआ डिपोजिशन। क्या होता है? कहीं से टूटेगा फिर बहते हुए कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एक आप
सिंपल सा एक चार्ट बना सकते हो कि प्रिसिपिटेशन, देन वेदरिंग, देन मास मूवमेंट, देन एरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन। तो ये हज़ारों साल तक चलती है प्रोसेस, और इसके जो मेन एजेंट होते हैं वो होती है विंड और हैवी रेन। क्या होती है? विंड और हैवी रेन, ठीक है, तेज़ बारिश। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, याद रखना है। अब मेटामॉर्फिक की बात करते हैं। मेटामॉर्फिक जो रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इन दोनों के जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देती हैं और एक नई प्रॉपर्टीज़ को गेन करती हैं, वो भी किसके कारण? ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देती है और एक नई प्रॉपर्टीज़ को गेन करता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होता है, और वो किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट। अब इसके आप एग्जाम्पल देख लेंगे, डोलोमाइट और सिलेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? दीज रॉक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज स्टोन्स आर फाउंड इन द लेयर बाय लेयर। अब आपको मैं बता देता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? हज़ारों साल में बनती है, तो जितनी बार बारिश होगी उतनी बार एक लेयर कंप्लीट होती जाएगी। ऐसे ही होता है स्ट्रेटिफाइड, ये हमें लेयर बाय लेयर में, आप याद रखना, जो रॉक्स हमें लेयर बाय लेयर में मिल रही हैं, लेयर बाय लेयर में जो रॉक्स को हम देखते हैं ना, कभी पहाड़ कटता हुआ देखते हैं तो लेयर बाय लेयर दिखते हैं वो, तो जो रॉक्स हमें लेयर बाय लेयर में दिख रहे होते हैं उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो एक मैसिव फॉर्म में दिख रहे होते हैं, कठोर, उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक स्टोन्स क्या कहलाते हैं? दीज स्टोन्स आर फाउंड इन लेयर वन अबव द एनोदर। एक के बाद एक लेयर जो मिलती है वो हमारी सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आती है। अब अनस्ट्रेटिफाइड जो हमें लेयर बाय लेयर में ना मिले, दीज स्टोन डू नॉट शो एनी टाइप्स ऑफ लेयर, जैसे ग्रेनाइट, एक आय में आएगा, इग्नियस में, ठीक है। अब हम सिलिशियस की बात करेंगे। फोलिएटेड इसमें नहीं दिया है। फोलिएटेड मतलब होता है जो रॉक्स हमें फोल्डेड फॉर्म में दिखाई देती हैं, उनको हम फोलिएटेड बोलते हैं। केमिकल, अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला है सिलिशियस। क्या? सिलिशियस। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जिसमें दीज हैव अ सिलिका एज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बोलते ना, इसमें जिसमें सिलिका सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्व उसमें सिलिका का, उसके इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा सिलिका के मिलते हैं, तो वो रॉक्स क्या है? दीज रॉक्स आर हार्डली अफेक्टेड ऑफ द वेदरिंग एक्शन, दीज आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ठीक है। तो ये भी इग्नियस में बिलोंग करेगी, क्योंकि देखो क्या है, ग्रेनाइट है और सैंडस्टोन और बेलास्ट, तो ये मिलेंगे हमको, उसमें भी मिल सकता है, लाइमस्टोन में भी मिल सकता है सिलिका, हमें इग्नियस में भी सिलिका मिल सकता है, मेटामॉर्फिक में सिलिका। तो ऐसी रॉक्स है जिनमें सिलिका जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो? महत्वता उसमें सिलिका की ज़्यादा हो, कॉन्स्टिट्यूएंट जो हो। तो दीज रॉक्स आर हार्डली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन, और उसके बाद हार्डली अफेक्टेड बाय वेदरिंग, मतलब पानी गिरता रहे फिर भी बहुत तेज़, मतलब ज़्यादा तेज़ पानी गिर रहा है तब अफेक्ट हो वो, तो वो रॉक्स हमारी क्या कहलाती हैं? सिलिशियस। और याद रखना, सिलिशियस जुड़ा है तो देखो इसमें एक सिलिका वर्ड जुड़ा है, सिलिशियस में क्या जुड़ा है? सिलिका वर्ड। तो ये सिलिका वर्ड अगर जुड़ा है तो हमको उससे समझ जाना है कि ये सिलिका एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, प्रमुख घटक के रूप में है। समझ गए ना बेटा? चलो अब हम एर्गिलेशियस की बात करते हैं। तो इसमें भी देखो, दीज हैव क्ले एज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, मतलब प्रमुख घटक के रूप में इसमें क्या रहेगी? मिट्टी। क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी, ठीक है। तो स्टोन आर हार्ड एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल इन द नेचर। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुरता, जल्दी टूट जाना, जैसे कांच में होती है ना, कांच में वैसे ही होता है ये। जैसे इसका स्लेट और लैटेराइट जो है इसका एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है कि एर्गिलेशियस रॉक्स वो रॉक्स कहलाती हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्ले होता है। अब केमिकल की बात करते हैं। तो कैलकेरियस में क्या है? कार्बोनेट ऑफ लाइम। याद रखना, दीज हैव अ कार्बोनेट ऑफ लाइम एज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो लाइम स्टोन और मार्बल इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम और आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन की। टाइप्स ऑफ स्टोन ये आपका टॉपिक है, एक पेपर में आता है, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स आएगा या टेस्ट ऑफ स्टोन आएंगे, ठीक है। कितने टेस्ट होते हैं? तो देखिए टाइप्स ऑफ स्टोन क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कंकर, मुरम, स्लेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलेमाइट, ग्रेवल।
कंकर आपने देखा होगा, मुरम आपने देखा है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन में, ये तो सभी में रहेंगी, जितने भी मटेरियल्स होंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको सब में मिलेंगी। जो आप एक बार बस याद कर लेना इन प्रॉपर्टीज़ को, तो वो सब में आपको काम आएगी। एक कलर, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन, रेसिस्टेंस टू हीट ऑफ और फायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, टफनेस, वेदरिंग, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, कलर मतलब उसका किस टाइप का कलर होना, ड्यूरेबिलिटी कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी है, मतलब सहनशीलता नहीं बोलते इसको, टिकाऊपन बोलेंगे। ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है टिकाऊपन। हार्डनेस कठोरता, वाटर एब्जॉर्प्शन आप जानते ही हो, इसमें क्या होगा वाटर एब्जॉर्प्शन का, स्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन का केस ऐसा होता है कि 24 आवर्स में लेस देन 5% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए अ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को 24 आवर्स में लेस देन 5% पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, वैसे करता भी है। रेसिस्टेंस टू हीट और फायर, आग से बचने के लिए उसमें उतनी पावर होना चाहिए। रेसिस्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख सकते हैं, विशिष्ट ग्रोथ, स्ट्रेंथ मजबूती, स्ट्रक्चर उसका संरचना कैसी, टेक्सचर मीन्स उसमें किस टाइप की टेक्सचर दिखाई देता है, आप समझ सकते हो टेक्सचर मीन्स बनावट उसकी कैसी है। उसके बाद क्या है, टफनेस मजबूती, वेदरिंग, अपक्षय, वही मैं बोलता हूँ ना फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, वेट एंड डेंसिटी, तो वजन एंड घनत्व। देखिए अब अगला टॉपिक जो है वे, ये तो आपको याद रखने ही है, ये तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, बस वही है कि उसकी डेफिनेशंस चेंज होती जाएगी, बाकी प्रॉपर्टीज़ हर एक मटेरियल की। हम टेस्ट देखते हैं, एक स्मिथ टेस्ट होता है, एक एसिड टेस्ट होता है, एक वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, एक क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एक हार्डनेस होता है, एक टफनेस होता है। तो हम आपको बता देते हैं स्मिथ टेस्ट क्यों किया जाता है, एसिड टेस्ट क्यों किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ क्यों करते हैं, हार्डनेस कैसे करते हैं, और टफनेस। और इन टेस्ट का मैंने इंडिविजुअली वीडियो भी बनाया है करते हुए, तो आप उनको भी देख। अभी हम समझ लेते हैं पहले, अभी हम केवल इसमें टेस्ट को समझेंगे। तो इसमें टेस्ट को जब हम समझते हैं, इसमें टेस्ट को समझेंगे तो इसमें टेस्ट में क्या होगा, इसमें टेस्ट जो होता है, इसमें टेस्ट में हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो स्टोन है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या छोड़ रहा है, क्या वो पानी में घुल रहा है, क्या स्टोन जो है वो मजबूत नहीं है, क्या वो वाटर में डाइल्यूट हो जाएगा, क्या। ये चेकआउट करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। स्मिथ क्या है, एक साइंटिस्ट हैं, उनने बस इतना चेक किया, जैसे हम कभी मिट्टी को डालते हैं पानी में जल्दी डाइल्यूट हो जाती है, ऐसे ही हम पत्थर को भी देखते हैं, पत्थर में भी हम यही चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो स्मिथ टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट में हम एक 50 ग्राम का स्टोन लेते हैं और एक बिसलरी का बॉटल लेते हैं, हाफ गिलास, ठीक है, एक गिलास लेंगे कांच का, उसमें आधा गिलास पानी लेंगे और 50 ग्राम का वो स्टोन उसमें छोड़ देंगे, और फिर 7 दिन तक उसमें छोड़ दो, या 24 आवर्स तक भी आप उसको छोड़ सकते हैं। आफ्टर 24 आवर्स, वैसे 7 डेज़ का रहता है मोस्टली, तो 7 डेज़ में आप उसको क्या कर सकते हो, 7 डेज़ में आप उसको निकालो, फिर आप उसको चेक करिए कि जो स्टोन है क्या वो, जैसे जो वाटर था, जिस वाटर में हमने इसको ऐड किया था, क्या वो वाटर मड वाटर हो गया है, क्या हो गया है, मड वाटर, मतलब मटमैला बोलते हैं ना, मिट्टी जैसा पानी। अगर वैसा हो गया तो वो इन केस अगर उसको हम बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं स्टोन को, तो वो रेनिंग सीजन में वो क्या करेगा, स्टोन रेनिंग सीजन में वो घुल जाएगा, तो हम उसको फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चेकआउट करने के लिए, और अगर हमने चेक किया वाटर बिल्कुल साफ़ है और उसने अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं छोड़े हैं स्टोन ने, तो फिर हम वहाँ पे समझेंगे कि ये बिल्डिंग में यूज़ करने लायक है। एसिड टेस्ट क्या होता है, एसिड टेस्ट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, इसमें एक इंडिकेटर रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पानी के साथ मिला के हम उसमें रखते हैं। रखने के बाद हम ये चेक करते हैं, रखने के बाद हम उसमें ये चेक करते हैं कि
क्या ये वेदरिंग रेजिस्टेंस है कि नहीं। जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन के बाद कंटिन्यू बारिश होती है तो उसमें नमक टाइप का नहीं निकल आता है उसकी एजेस में, जो पत्थर ख़राब होता है तो उसमें वाइट वाइट सा पाउडर निकलने लगता है। और वाइट वाइट सा पाउडर अगर निकल रहा है तो मीन्स वो मटेरियल जो स्टोन आप बिल्डिंग में यूज़ करने वाले हो वो उसकी स्ट्रेंथ तो उतनी है ही नहीं। तो एसिड टेस्ट क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस को कितना रेसिस्ट कर पाता है। ठीक है, जो वाटर जब होता है, जो एसिड रेन होती है तो क्या उसको रेसिस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, 50 ग्राम का स्टोन का एक सैंपल लेते हैं, उसको पानी में छोड़ देते हैं 7 डेज़ के बाद। आफ्टर 7 डेज़ के बाद हम देखते हैं कि उसकी जो एजेस हैं वो शार्प हैं कि नहीं। शार्प मीन्स बिल्कुल नुकीली हैं कि नहीं। अगर नुकीली नहीं है और उसमें कुछ वाइट वाइट सा जम गया है तो वो पत्थर सही नहीं है, उसको हम बिल्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया। वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगी कि वो कितना 24 आवर्स में वो कितना पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में आता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि वो लेस देन 5% यूज़ करना चाहिए 24 आवर्स में। तो वो करने का एक तरीका होता है, प्रॉपर एक लैब से होता है, वो निकल आता है लेस देन 5% ही करता है। उसका टेस्ट का मैं वीडियो डालूंगा। एक क्रशिंग स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कितना लोड, कितना वजन सह सकता है स्टोन, वो भी एक CTM मशीन से होता है। एक 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाते हैं स्टोन का, और उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, मतलब उसके दो फेसेस हमें रखने होते हैं CTM मशीन पर। उसके वहाँ पे प्लाई लगा देते हैं 4 mm 5 mm की प्लाई, और फिर उस पर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद हम उसका लोड अपॉन एरिया से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कितनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में बोलो। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है अगर नाइफ वाइफ वगैरह से हम उस पर स्क्रैचेस करते हैं नाइफ चाकू से, तो उस पर वो जो इम्प्रेशन नहीं आने चाहिए किसी भी प्रकार के, नो इम्प्रेशन जनरेट इन, अगर आप उससे क्या कर रहे हो, नाइफ से उसको रगड़ रहे हो तो। और टफनेस क्या होता है, हैमर से तोड़ रहे हैं तो उसमें जल्दी ना टूटे हो। टफनेस समझते हो ना आप, जैसे आप कांच को छोड़ दो ज़मीन पे तो वो टूट जाता है, तो वो टफनेस होता है। तो ये तो हैं आपके टेस्ट। उसके बाद इसमें दिया भी है पूरा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अपने वीडियो डाले हैं, उन वीडियोस में आपको प्रॉपर इसमें टेस्ट कराया है, एसिड भी कराया है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी कराया है, और क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये सब मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच। और ये जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं 20 मई के बाद मे बी, वो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें स्टोन में 2 टॉपिक, एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, दूसरा टेस्ट ऑफ स्टोन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन। तो आप याद रखना, ये आपको अच्छे से करना है। थैंक यू।